आवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, यानी कि जीओसी हमने स्टार्ट कर रखी है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। इसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये कुछ बेसिक टर्म है जो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लासेज में। और उसके बाद हमने कहा था कि कोई मॉलिक्यूल है, उसकी बेसिसिटी बतानी है, या फिर कहीं एसिडिटी बतानी है, या फिर उनकी स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल हमारा कम स्टेबल होगा। तो ये सब हमें बताने के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, सेकंड होगा स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर जो ग्रुप के साइज पर डिपेंड होगा, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कुछ इफेक्ट बताए थे कि ये 6-7 इफेक्ट हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट इफेक्ट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट क्लास में। आज हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा रहने वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो, लास्ट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात किया था, यानी कि आई इफेक्ट। हमने इसकी कुछ कंडीशन बताई थी। हमने कहा था कि जब भी हम आई इफेक्ट देखेंगे तो इसकी कुछ कंडीशन है, वो होनी चाहिए, हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट, कि जो मॉलिक्यूल है हम उसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड होना ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, या फिर कहें इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी इसमें सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, यहां पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो पाई बॉन्ड के थ्रू होगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रही थी। क्लियर ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, हमने कहा था कि जो आई इफेक्ट है ये है परमानेंट इफेक्ट, ये होगा परमानेंट इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये होगा टेम्पोरेरी इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोरेरी होगा और जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा ये परमानेंट है। अब हम देखेंगे कि कौन सी वो मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे कुछ भी लगा है वो हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा है इस वाले मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें एक तो सिग्मा है और एक यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी किधर होगी, ऑक्सीजन के साइड हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये, यही होगा हमारे पास। अब यहाँ पे है न्यूट्रल स्पीसीज, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूट्रल स्पीसीज, और यहाँ पे है चार्ज स्पीसीज। तो हमसे पूछ लिया जाए न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा या फिर चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा, तो न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। तो ये वाला मोर स्टेबल होगा, ये वाला मोर स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों एटम हमारे क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, और एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों एलिमेंट पे क्या है, चार्ज है, इसलिए ये हो जाएगा लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक है, अब हमारे पास देखो हमने क्या कहा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू कैसे करें, देखो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कैसे करे थे, जैसे कि ये है। हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें थी, तो नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे खींच रहा था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट था, आई इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं पाई बॉन्ड के थ्रू, और वो भी क्या, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन।
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। क्लियर यहां तक सबको? अब ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये है कार्बोनिल कार्बन, हमने मान लिया पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। या तो वो इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर वो इस डायरेक्शन में हो सकता है। दो कंडीशन हो सकते हैं हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ हो या फिर ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ हो। तो यदि ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट होगी तो हमें मिलेगा कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। और यदि ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ये वाला, कार्बन पर नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा या फिर ये वाला स्टेबल होगा? तो जो स्टेबल होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे हम बात करें, देखो फर्स्ट वाले में देखो क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचना। ये खुद का तो है ही इसके पास, जो दूसरे का है उसे भी क्या करेगा, खुद की तरफ खींचेगा। क्या करेगा, खुद की तरफ खींचेगा। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन क्या कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव स्टेबल होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर यहाँ पे सबको? तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी पाई बॉन्ड के थ्रू, वो होगी हमारी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, अब देखो हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी पाई बॉन्ड के थ्रू, या फिर कहें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन या फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे? फर्स्ट वाले से हमें मिलेगा कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सब जगह, और इधर हमें मिलेगा लेफ्ट वाले साइड जो कार्बन है उस पे नेगेटिव चार्ज है, राइट वाले पे होगा पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सा स्टेबल होगा? तो यहाँ पे दोनों ही स्टेबल है, क्योंकि दोनों ही सेम कंपाउंड है। यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, वो सिमेट्रिकल है, पाई इलेक्ट्रॉन के पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब वो किस डायरेक्शन में करेंगे इस बात को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों ही डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे क्या है, सेम एलिमेंट लगे हैं, यानी कि सिमेट्रिकल कंपाउंड है ये है सिमेट्रिकल कंपाउंड। यदि हमारे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड प्रेजेंट है तो डायरेक्शन कोई नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, दोनों ही डायरेक्शन सेम होंगी, तो क्या होगा, स्टेबल ही होगा। ठीक है, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगी, किधर भी कर लो वही कंपाउंड में मिलने वाला है। यदि सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो की बात है, यदि हमारे पास ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH और H, यहाँ पे H है। अब हमसे पूछा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर होगी, इधर होगी या फिर इधर होगी? क्या होगी, CH से CH2 की साइड जाएगा या फिर CH2 से CH की साइड आएगा? तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप और यहाँ पे लगे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है एक हाइड्रोजन तो है ही, साथ में CH3 ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा है। और एल्काइल ग्रुप का काम क्या है, ये हम लास्ट क्लास में बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सिस्टम की साइड, और यहाँ पे होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि
प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट किधर शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हमारा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी उधर ही शो करेगा जिधर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी उधर ही लगेगा जिधर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा लेफ्ट टू राइट आया है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी लेफ्ट टू राइट वाला लगेगा, ना कि राइट टू लेफ्ट वाला। और हमें मिलेगा CH3C पॉजिटिव, HCH नेगेटिव, ये होगा हमारा स्टेबल। क्लियर हुआ यहां तक सबको? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2H5, यदि हमारे पास ये वाला कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो इन पे लगेगा क्योंकि पाई बॉन्ड तो यहीं पे प्रेजेंट है। इसके देखो इधर हमारे पास है मिथाइल ग्रुप और इधर हमारे पास है इथाइल ग्रुप है, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है। तो क्या होगा, एल्काइल ग्रुप हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर यहां तक सबको? अब प्लस आई इफेक्ट तो शो करेगा बट वो किस डायरेक्शन में, ये भी तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो डोमिनेट कौन सा होगा? डोमिनेट होगा हमारा इथाइल ग्रुप। हमने बताया था यदि ब्रांचिंग हो, देखो एक तो हमारे पास है लीनियर मॉलिक्यूल और एक हमारे पास है ब्रांच मॉलिक्यूल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। एक हमारे पास है लीनियर मॉलिक्यूल और एक हमारे पास है ब्रांच मॉलिक्यूल, और हम उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें तो जो ब्रांच मॉलिक्यूल होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इसके लीनियर के कंपैरिजन में। यदि हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम की, तो जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वहीं पे आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कहाँ, इथाइल ग्रुप में ज्यादा, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला डोमिनेट करेगा। कौन सा? इथाइल ग्रुप। इस और काम क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिस्टम की साइड। इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या किधर से किए? राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन गए। देखो इलेक्ट्रॉन तो ये भी देगा सिस्टम को बट डोमिनेट करेगा इथाइल वाला। तो यहाँ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रोमेरिक की भी क्या होगी? राइट टू लेफ्ट। क्लियर यहां तक है? जो इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन होगी वही हमारे इलेक्ट्रोमेरिक की डायरेक्शन होगी। क्लियर? आगे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन CH3H NR2 और H, ये हमारे पास है। और हमें बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, इन पे बताना है क्योंकि जहां पाई बॉन्ड होगा वहीं पे तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। तो इन दोनों के साइड में देखो आप लोग, लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उस पे लगा है मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप हमारा शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा। अब यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट साइड जा रहा हमारा प्लस आई इफेक्ट, लेफ्ट से राइट जा रहा है प्लस आई इफेक्ट। नाइट्रोजन और कार्बन में हम देखें तो नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इस टाइप से अपनी तरफ खींचेगा। ये भी किधर है, लेफ्ट से राइट, बट ये हमारा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि ये सिस्टम से ग्रुप की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या सेम है, जो मिथाइल ग्रुप है वो भी लेफ्ट से राइट में हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रहा है
और यहाँ पे हमारा जो माइनस आई इफेक्ट लगा है नाइट्रोजन की वजह से, वो भी हमारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रहा है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यदि हम बात करें, एक और भी दिख रहा होगा आपको इफेक्ट जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इधर देगा और ये इधर आएगा, ऐसे ही होगा। और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, CH3CH नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Nr2 पॉजिटिव, यही होगा। इस टाइप से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस इफेक्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस थोड़ा सा देख लो आप। इसने क्या किया, इसने सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए। यदि हम सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देंगे वहां पे क्या होगा, प्लस, और रेजोनेंस का क्या, आर, प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। और प्लस आर इफेक्ट की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, ये है राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ बात करिए आई इफेक्ट के ऑपोजिट है, आई इफेक्ट के ऑपोजिट है। तो अब यहाँ पे डोमिनेट कौन सा करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होगा या फिर रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमेरिक की डायरेक्शन रहने वाली है वो भी राइट टू लेफ्ट होगी, राइट टू लेफ्ट, ये वाली होगी। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे, ठीक है। ये होगा हमारा किस पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट होगी। यदि हमारे पास सिर्फ एक ही इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे इलेक्ट्रोमेरिक की डायरेक्शन होगी। यदि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा दूसरे भी कोई इफेक्ट है तो वो भी देखेंगे और हम देखेंगे उनमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर थे, एक इंडक्टिव इफेक्ट का, एक रेजोनेंस इफेक्ट का। और हमें पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे रेजोनेंस की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रोमेरिक की भी डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमारा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है वो है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हमारा कॉन्जुगेशन है। देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें है ही क्या, तो ये वो वाले कंपाउंड होंगे जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे सिग्मा एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या हो, अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे सिग्मा, सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। कैसे होंगे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये जो हमें गिवन है, ये जो हमें गिवन है कंपाउंड, सारे के सारे हमारे क्या शो करेंगे, कॉन्जुगेशन शो करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन क्या होती है, एक छोड़ के एक। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यानी कि एक छोड़ के एक हमारे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड लगे हैं, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड भी हमारे हो सकते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो सारे के सारे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड। इधर भी क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे हमारे सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएंगे। यहाँ तक क्लियर है?
साथ में कॉन्जुगेशन एक और जगह होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट हो ही, साथ में अल्टरनेट पोजीशन पे ऐसा ग्रुप भी लगा हो, जो मल्टीपल बॉन्ड लगे हमारे उसी के अल्टरनेट पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो भी कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे, कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। क्या ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है? तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, यानी कि दोनों ही एडजेसेंट पोजीशन वाले जो बॉन्ड है वहां पे हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बीच में इनके प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं होंगे, ये हमारे होंगे कोम्युलेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा, कोम्युलेटेड मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यदि लगातार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो होंगे कोम्युलेटेड मॉलिक्यूल। वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि इनकी वैलेंसी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ही होंगे लगातार प्रेजेंट। अब हम बात करें कॉन्जुगेशन का, ये तो हमने देख लिया फर्स्ट कंडीशन कि अल्टरनेट पोजीशन पे जो सिंगल बॉन्ड है और मल्टीपल बॉन्ड है प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है जितने भी यहाँ पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है उनमें p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो पैरेलल होने चाहिए, तभी वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगी, तभी वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगी। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन लगे हैं। यही होगा, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हमें देखना क्या यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सही है। सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, सेकंड कंडीशन में हमने बताया कि जितने भी ऑल p ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, तो p ऑर्बिटल देखो कार्बन, कार्बन है, कार्बन के क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर किसका, एक इसका, तो यहाँ पे इनके साथ क्या करेगा, दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्या करवा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, इधर भी क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, दोनों का क्या हुआ, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये होगी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, यही होगी माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये होगी बॉन्डिंग वाली। और यदि हमारे पास है माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे जो होगी बॉन्डिंग वो होगी एंटी बॉन्डिंग। क्लियर यहाँ पे, तो यहाँ पे है सिग्मा बॉन्ड, इधर क्या होगा, अब यहाँ पे दो तो हो गए, अब एक इस कार्बन यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला जो कार्बन है इनके बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, वो भी ऐसे ही होगा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो है sp2 sp2 sp2, ये बॉन्डिंग आप लोगों को दिखी। अब यहाँ पे एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड में, बट पाई बॉन्डिंग में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और ये वाले जो ऑर्बिटल हमारे क्या है, p ऑर्बिटल
p ऑर्बिटल, और ये कैसे होने चाहिए, पैरेलल में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। तो ये होगा इसका p ऑर्बिटल, और इस वाले कार्बन का ये होगा p ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं अभी तक? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, और 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की। तो अभी इनके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये कैसे है, ये है p ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक? और इनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या करवाएंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे। तो क्या ये एक दूसरे के आपको पैरेलल दिख रहे हैं? तो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट इधर एक इस वाले कार्बन ने, एक तो इस वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, एक इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, तो 2 इलेक्ट्रॉन और है। 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की, और एक इलेक्ट्रॉन और है, उसने इस वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की। क्लियर? तो यहाँ पे साथ साथ वैलेंसी भी चेक करते जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला कार्बन है, ठीक है, और ये वाला कार्बन है। ये हाइड्रोजन के साथ तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे ही, और यहाँ पे एक इधर दे दी इस वाले कार्बन ने, तो ठीक है, एक इधर दे रखा है। अब क्या रहा, और एक ये होगी सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाएंगे, तो एक यहाँ पे होगा सिग्मा बॉन्ड, बट एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी, तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो है sp2, और यहाँ पे भी क्या होगा, sp2 होंगे सारे के सारे। ये जो पाई बॉन्ड है, यानी कि इस वाले कार्बन पर भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और इस वाले कार्बन पर भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और एक इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगी, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट है, इसलिए इनमें ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलर यहां होगा, सिग्मा बॉन्ड इनके साथ, तो देखो इधर तो ये हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, यानी कि दो हाइड्रोजन के साथ, एक इसमें और एक इस वाला कार्बन, यानी कि दोनों कार्बन की क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग से एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड और है, वो होगा हमारा दोनों के पास प्योर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और प्योर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हुआ? यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो है अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सेकंड क्या है, जो वहां पे p ऑर्बिटल होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल होने चाहिए, वहां पे क्या होंगे, कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यदि हम इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाते हैं, देखो ये था हमारे पास, यही था। अब करना क्या है इसमें, ये जो सिंगल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड को तो हम रोटेट नहीं करवा सकते, बट सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे C2 एंड C3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम रोटेशन करवाएं, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम रोटेशन करवाएं, तो कैसे करवाएंगे, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसको हमने रोटेट करवा दिया, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये रोटेट करवाएंगे ऐसे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम रोटेट करवाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के थ्रू तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो होगा, देखो अब कार्बन
डबल बॉन्ड कार्बन ये होगा अब इस टाइप से मॉलिक्यूल। इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब हम C2 एंड C3 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसे हम रोटेट करवा देंगे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब तक जो यहाँ पे कार्बन और कार्बन थे, जो C1 एंड C2 है, इनके जो p ऑर्बिटल थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे। तो यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल देखो, C1 एंड C2 की यदि हम बात करें, ये हमने रोटेट करवा दिया, उसके बाद की बात करें हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो है, ये तो क्लियर है आप लोगों को। ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। कौन सी है? sp2 sp2। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, एक तो सिग्मा है और एक पाई है। ये वाली सिग्मा है, इतना क्लियर। ये वाली भी सिग्मा है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब हमें बात करनी है, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे होगा? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे होगा, देखो ये है sp2, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे है, ये है प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, ये है प्योर p ऑर्बिटल, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू sp2 के लिए, और ये भी sp2 ओवरलैपिंग। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वाले कार्बन पर भी क्या होगा? ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये तो क्या कर गई? साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड तो हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल C1 एंड C2 दोनों में प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और हमें पाई बॉन्ड देखने को मिला यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? अब आगे C2 और C3 की बात करेंगे। अब हम, ये C2 है और ये है C3। तो अब यहाँ पे हम बात करें, हमने कहा था कि सारे के सारे ही पैरेलल होने चाहिए, सारे के सारे ही क्या होने चाहिए? p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, नहीं कि दो p ऑर्बिटल पैरेलल है बाकी के नहीं है, सारे होंगे। अब यहाँ पे हमने कहा था, ये रोटेशन से पहले का है। ठीक है, रोटेशन के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ था, हमने यहाँ पे तो दिखा दी थी। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो इसका भी क्या है? ये है p ऑर्बिटल। तो यदि यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन करवाते हैं ऐसे, या फिर हम करवाएं ऐसे, ये कॉन्जुगेशन होगा। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? यदि हम कॉन्जुगेशन करवाते हैं ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या आएगा? हमने क्या करवाया? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को आगे, तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल वहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, कॉन्जुगेशन करवाएंगे तब। अब यहाँ पे ये वाला है, इस C2 कार्बन का ये वाला है p ऑर्बिटल और इसका ये p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगी? पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। क्लियर यहाँ पे? और ये यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। बट अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे C1 C2 वाले p ऑर्बिटल पैरेलल है, 2 और 3 वाले भी पैरेलल है, 3 और 4 वाले भी p ऑर्बिटल पैरेलल है। तो हम बात करें कि सारे के सारे p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए जितना मॉलिक्यूल हमारा कॉन्जुगेशन में है। यदि वहां पे p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे तो उसके आगे का जो पोर्शन होगा हमारा, वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे C2 एंड C3। अब ये तो है इस टाइप से, एक मिनट, ये तो है C2 का जो हमारा होगा p ऑर्बिटल, वो होगा ये, यही था C2 का p ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे C3 का p ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा। इतना तो क्लियर है, sp2 और sp2, जिसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे हम बात करें, ये इसका है p ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या है? प्योर p ऑर्बिटल। यहाँ पे भी p ऑर्बिटल, इसके साथ तो हो जाएगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो सकती है? यदि कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तब, ठीक है, यहाँ पे भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करवा के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकते हैं, जब हम कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तब। अब यहाँ पे देखो, हम तो बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की, इसकी
और इसकी, एक की है, ये है p ऑर्बिटल, ठीक है, और एक हमारे पास है ये, तो इनकी ओवरलैपिंग कराएं। देखो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी वो इस टाइप से होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो होगी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, ऐसे, तो ये होगी पाई, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करें यदि हमारे पास एक तो है इस टाइप से और एक हमारे पास है इस टाइप से, तो क्या ये पाई या फिर सिग्मा होगी, बिल्कुल नहीं होगा, सिग्मा तो होगा ही, बट यहाँ पे देखो पाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे, एक ये तो पैरेलल है, एक ये है एक ये है, पैरेलल है, ठीक है, बट एक ये है और एक ऐसे है, एक ये है और एक ऐसे है, तो कैसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे तो वहां पे नेट रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, 0, नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। तो यहाँ पे अब देखो इतना तो है, ठीक है, 3 4 5 6 इनमें तो कॉन्जुगेशन है क्योंकि इनमें p ऑर्बिटल पैरेलल है, बट C1 एंड C2 के जो p ऑर्बिटल होंगे बाकी के कंपैरिजन में वो परपेंडिकुलर होंगे, ना कि पैरेलल। जैसे C2 का हमारा परपेंडिकुलर है C3 के, वैसे ये भी तो है, ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के पीछे लगे हैं ऐसे, ठीक है, कैसे लगे हैं, पीछे लगे हैं, और बाकी हमारे कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। समझ आ रहा है इतना? तो क्या होगा यहाँ पे C3 से लेके C6 तक तो कॉन्जुगेशन होगा और इधर हमारा कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा ये पॉइंट है कि कॉन्जुगेशन में सारे के सारे जो p ऑर्बिटल होंगे हमारे वो पैरेलल होने चाहिए। यदि हमारा जितना पोर्शन, मान लीजिए पूरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, डबल सिंगल, बट हमें देखना है कि कहाँ तक p ऑर्बिटल पैरेलल में है, वहीं तक कॉन्जुगेशन होगी। यदि p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक सबको? देखो ये हमारे पास है बेंजीन रिंग है, यही होती है बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। यदि इसे हम ओपन करके लिखे अच्छे से, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन ये है, ठीक है, साथ में यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन भी है सबके पास। अब देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड तो है ही, 4 होंगे, तो एक तो इधर है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। अब यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये आप समझ गए, यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे sp2 हर डायरेक्शन में दिख रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पर है p ऑर्बिटल, अब हम सिर्फ p ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, सिग्मा आप लोगों को क्लियर है। ये है यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होगा, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वाले पे हम देखेंगे, ये होगा ठीक है, ये है सारे के सारे कार्बन। अब हर किसी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है एक एक, इनमें भी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ भी ओवरलैपिंग हो सकती है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो सकती है और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो सकती है। क्लियर? या फिर हम इनमें बात करें नीचे, ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी हो सकती है, पैरेलल में है, इधर ये है, इसमें ये है और इसमें इसके, ठीक है। ये फिर से दिख रही है बेंजीन रिंग आप लोगों को इस टाइप से, और यहां से करवाया था हमने, तो ये भी आपको बेंजीन स्ट्रक्चर
दिख रही होगी। क्लियर है? तो देखो पहले हमने बताया कि ये पाई बॉन्ड है और ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल, इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे भी दिखा दिया कि इनमें भी ओवरलैपिंग होगी तो डबल बॉन्ड होगी। ये नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी हम डबल बॉन्ड लगा दें, ये नहीं है, या फिर यहाँ भी हम डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ भी डबल बॉन्ड। इससे क्या दिखा रहे हम, जैसे ये सिग्मा है ना, सॉरी बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड है। जब हम कराते हैं कॉन्जुगेशन, देखो एक तो अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्लियर? सेकंड पॉइंट में यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, सारे के सारे कैसे हैं, प्लेनर में प्रेजेंट है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में होगे तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। हमने करवाई इनकी कॉन्जुगेशन ऐसे, ये हुई, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड था यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे, और यहाँ वाला कहाँ गया, यहाँ, यहाँ वाला यहाँ। ठीक है? ऐसे बनेगा। यहाँ हम इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होगा हमारा इस टाइप से। क्लियर? तो ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि जो पी ऑर्बिटल होंगे बेंजीन में वो सारे के सारे पैरेलल है, और हमने बना के भी दिखा दिए, देखो वहां पे बॉन्डिंग भी हो रही है। ठीक है? तो वो हमारे कैसे होंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर। क्लियर यहां तक? यदि हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे है ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है? ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और हमें बताना है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और कॉन्जुगेशन है भी तो पूरे मॉलिक्यूल में है या फिर कहाँ तक हमारा कॉन्जुगेशन है। तो पहली कंडीशन क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल है, डबल सिंगल। क्लियर? तो ये है कि यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड तो प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे इनके पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल ये क्या होगा, पी ऑर्बिटल। यहाँ तक तो सबको पता है, सिग्मा होगा sp2 सिग्मा, ये सब आप खुद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पे देखो आप लोग, ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन पे क्या है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। देखो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, एक ने बॉन्डिंग की कार्बन के साथ है, सिग्मा बॉन्डिंग। क्लियर यहाँ तक सबको? इसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5, साथ में एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, यानी कि 3 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन है, इधर तो इसने की हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी कि कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। इतना लिख रहे हैं हम अभी, बाकी का बाद में देखेंगे। ये है। अब ऑक्सीजन के पास देखो, एक तो होगा हमारे पास ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे तो है ये लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट है, ये भी लोन पेयर ही है, बट यहां पे जो पी ऑर्बिटल लगा है ये पी ऑर्बिटल है, और इस वाले कार्बन का भी पी ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से है, यही होगा, दिख रहा आपको? ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है कार्बन का पी ऑर्बिटल। आगे हमारे पास क्या था, कार्बन, इसके पास भी ये था, ठीक है, इस टाइप से थे। तो अब क्या होगा, जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। कैसे हैं, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, बट ये वाले लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये वाला पी ऑर्बिटल देखो और इनको देखो, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो बिल्कुल ही पैरेलल नहीं है, बट ये वाला तो पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फॉर्मेशन हो रखी है, आगे वाले में डाल देगा, ये उसके आगे वाले में डाल देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल होगा वो कार्बन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट क्या है, कॉन्जुगेशन है, इस टाइप से आएगा, और ये कार्बन पे होगा नेगेटिव, हमें मिलेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा
नेगेटिव। बाकी हमसे पूछा जाए कि ये वाला स्टेबल है या फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो हमें पता है कि ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, न कि पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बट वो लेस स्टेबल होगा, या फिर कहें हम अनस्टेबल होगा। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आया कि जो हमारे पी ऑर्बिटल होंगे वो पैरेलल एक दूसरे के कैसे होंगे, या फिर कहें कॉन्जुगेशन आप लोग कैसे देखेंगे मॉलिक्यूल में। ये तो हमने सिंपल मॉलिक्यूल लिखा है। यदि हमारे पास बेंजीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हो, ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ ऑक्सीजन क्या है? ये फिनोक्साइड, फिनोक्साइड। ठीक है, अब यहां पे हम देखें, देखो कार्बन कार्बन यही होगा, और यहां पे ऑक्सीजन। यहां हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये लोन पेयर है इसमें। और पी ऑर्बिटल में क्या होगा? पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पी ऑर्बिटल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सारे के सारे कैसे हैं? पैरेलल हैं। कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। कैसे हैं सारे के सारे? पी ऑर्बिटल हमारे पैरेलल हैं, और यहाँ पे ये वाले तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे कार्बन का पी ऑर्बिटल है उसके। बट ये ऑक्सीजन का ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ये इसके पैरेलल में प्रेजेंट है, तो ये जो लोन पेयर हमारे होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन में। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हमारा देखो कॉन्जुगेशन आपको समझ आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, एक हमारे पास है इथाइलिन और एक हमारे पास है ब्यूटा 1,3 डाइन। ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास है, एक इथाइलिन है और एक है ब्यूटा 1,3 डाइन। इथाइलिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटा 1,3 डाइन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले तो ये देखो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। हमें मिलेगा CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और इन दोनों में से स्टेबल होगा हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि एक तो वो न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज वाले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है वो न्यूट्रल है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इधर क्या कर रहा है? नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज शो कर रहा है, तो हमारे लिए स्टेबल होगा न्यूट्रल वाला। ठीक है, जिसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है और साथ में वहां पे क्या है? स्टेबल है, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब आगे हम जो बात कर रहे हैं वो है कॉन्जुगेशन। ये हमने देखो बात की थी डोनर और एक्सेप्टर की, हमने डोनर और एक्सेप्टर की बात की थी लास्ट क्लास में, याद होगा कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इथीन की। तो इथेन में देखो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, Psi1 Psi2, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये तो होगा होमो और ये होगा लूमो। होमो और लूमो। इथीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर हमारा कार्बन 1 तो फर्स्ट वाला, इधर सेकंड वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। एक एक इलेक्ट्रॉन कौन सा वो भी देख लीजिए आप। देखो ये है कार्बन, एक एक इलेक्ट्रॉन तो है हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। एक है इनके पी ऑर्बिटल में, किसमें है? पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एक एक यहाँ पे लिख दिया हमने। दोनों क्या करेंगे? Psi1 में जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। Psi2 हमारा लूमो कहलाएगा। तो होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लूमो होगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे ब्यूटा 1,3 डाइन की। देखो
इधर इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, Psi1 Psi2 Psi3 और Psi4। इलेक्ट्रॉन कितने 4, 2 और 2 4, तो यहाँ पे Psi2 होमो होगा और Psi3 लूमो होगा। इतना क्लियर है? होमो कौन होता है? जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो। तो ये तो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड है, ये तो लोमो होगा। तो ये होगा होमो, और लूमो जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड हो, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, होगा हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला होगा होमो। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात करें जो ब्यूटा 1,3 डाइन और इथाइलिन, इनमें से बेटर डोनर कौन सा होगा, अच्छा डोनर कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो ब्यूटा 1,3 डाइन है वो हमारा बेटर डोनर होगा। क्यों होगा? उसके पीछे का रीजन सुनो। और बेटर एक्सेप्टर भी होगा। यही हमारा अच्छा डोनर है, यही अच्छा एक्सेप्टर है, ब्यूटा 1,3 डाइन। क्यों है वो देखो, यहाँ पे जो Psi1 एंड Psi2 के बीच में क्या है? एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप कैसा है? हाई। कैसा है ये? एनर्जी गैप है, हाई एनर्जी गैप है। यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा वो लो होगा, यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा वो लो होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो जो ब्यूटा 1,3 डाइन है वो बेटर डोनर और बेटर एक्सेप्टर होगा। वैसे ही हम बात करें, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे इथाइलिन है, ब्यूटा 1,3 डाइन पे गए, उसके बाद जैसे कि हेक्सा 1,3,5 ट्राइन, ठीक है, 1,3,5 ट्राइन। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी गैप होमो और लूमो के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। देखो, इथाइलिन, ब्यूटा 1,3 डाइन, हेक्सा 1,3,5 ट्राइन, ठीक है, ये हमारे पास है। और आगे भी ले सकते हैं, बट आप यहां तक देखिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होमो और लूमो के बीच में, होमो और लूमो के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा या फिर जो एनर्जी गैप होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, होमो और लूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो होमो होगा वो अच्छा डोनर होगा क्योंकि वो इजीली दे देगा, और लूमो होगा वो उनके बीच में एनर्जी गैप कम है तो आसानी से ले भी लेगा, तो गुड एक्सेप्टर होगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो मॉलिक्यूल आगे आते जाएंगे वो वाले। तो क्लियर यहाँ तक? जैसे कि यहाँ पे होमो लूमो, ये यहाँ गए तो होमो लूमो इतना, और यहाँ गए तो क्या हुआ? एनर्जी गैप हमारा कम होता चला गया। क्लियर? देखिए, एक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड O कार्बन से अटैच है सारे। एक तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास, ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर सेकंड। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बन OH पॉजिटिव, ये है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास OH, ये है स्ट्रक्चर सेकंड। तो हमें ये बताओ, सबसे पहले तो इनमें से स्टेबल कौन सा है, और दूसरा जैसे कि फिनेफ्थलीन का है, ठीक है, स्ट्रक्चर। और हमें ये बताया कि जो फिनेफ्थलीन है एक इंडिकेटर है,
और उसका क्या होता है, कलर होता है। कैसा है, कलर्ड होता है इंडिकेटर फिनेफ्थलीन हमारा। और वो कलर क्यों आता है ये बताना है, और मेन में बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट की हम बात करें, इसमें क्या है, यदि हम बात करें कॉन्जुगेशन की, देखो कॉन्जुगेशन जहां होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, यहाँ गया, यहाँ गया, ये इधर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यही होगी। इसके आगे और कहाँ जाएगा, क्या आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन पे वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो 5 वैलेंसी हो जाएगी तो वो तो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। तो एक वैलेंसी कम करने के लिए, और हमें पता ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा उधर। तो ये वाला स्ट्रक्चर है तो, बट यहाँ पे गया नहीं है, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो ऐसे स्ट्रक्चर है, इस वाले में गया है, ये से बना के और ये ऐसे बन गया। तो यहाँ पे क्या हुई, कॉन्जुगेशन आप लोगों को देखने को मिली थी। अब आपको अभी भी ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव है स्टेबल है, देखो इस फॉर्म में स्टेबल है अभी भी। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी, और उस कॉन्जुगेशन यानी कि ड्यू टू कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की वजह से ही फिनेफ्थलीन इंडिकेटर में कलर शो होता है। क्लियर। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड में से स्ट्रक्चर सेकंड हमारा स्टेबल होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है यहाँ तक सबको। क्योंकि यहाँ पे यदि हम डबल बॉन्ड लेके आते हैं तो यहाँ पे 5 वैलेंसी बनती है, और यहाँ पे हमने कॉन्जुगेशन दिखा दिया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखा के, और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी अनस्टेबल नहीं है, वो भी स्टेबल है, वो आगे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो स्ट्रक्चर सेकंड हमारी स्टेबल होगी, और हमारा जो कॉन्जुगेशन की वजह से फिनेफ्थलीन क्या करता है, कलर शो करता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमेरिक एंड कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में बात की है। बाकी के जो फैक्टर होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।